नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के नए मुख्यमंत्री, नवागत मुख्यमंत्री, और वो आते ही एक्शन में आ गए। तो मध्य प्रदेश में एक्शन में सरकार, आज इस पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि जो आदेश निकाले हैं उन पर अमल की दरकार है। एक तो उनका राजनीतिक आदेश है, वो ये कि रामकृष्ण कुसमुरिया को उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया है। दूसरा आदेश है कि जो ध्वनि प्रदूषण के यंत्र रहते हैं, लाउड स्पीकर, वो प्रतिबंधित किए जाते हैं। जो उनकी आवाज़ की ध्वनि तय है, माप तय है, उसके हिसाब से ही वो बजाया जाए, उससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से मस्जिद और मंदिरों से जो आवाज़ आती है, ज़्यादा कान फोड़ू आवाज़ आती है, उस पर नियंत्रण का आदेश है। अब इस पर अमल की दरकार है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आदेश तो होंगे, लेकिन अगर अमल नहीं हुआ तो ये सारे आदेश जो हैं कई बार फिर शिकायत की वजह बनते। लेकिन अभी तो सरकार नई है। मुख्यमंत्री पहले दिन उन्होंने काफ़ी काम किया, मीडिया से बात भी की, और इसके बाद उनका मंत्रिमंडल भी बनेगा, सरकार बनेगी, और फिर महीने 2 महीने में मामला थोड़ा सा गेयर अप होगा और फिर सरकार अपनी रफ्तार पर दौड़ेगी। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पहले दिन ही एक्शन में नजर आए, और वो एक्शन उनका काफ़ी तेज तर्रार था। उम्मीद की जा रही कि जो पहले दिन उनके तेवर हैं ये बने रहते हैं तो प्रशासन पर उनकी नकेल कसेगी और उसका असर सड़कों पर दिखेगा। हम इसकी तुलना देश के 2 ऐसे भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों से कर सकते हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी चर्चा देश में होती है। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शुमार है जिसको कहते हैं कि उसको सुधारना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन ये चुनौती पहली बार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू दिन से पूरी की। हम चर्चा में उसका जिक्र करेंगे कि उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में भी उसका उल्लेख किया था कि किस तरह से उन्होंने नौकरशाही को आदेश दिए और फिर उस पर अमल भी कराया। तो आज इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी। स्काइप पे हमारे साथ जुड़ेंगे रंजन श्रीवास्तव जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के तेज तर्रार पत्रकारों में शामिल गौरव चतुर्वेदी जी भी। तो रंजन जी, गौरव जी और योगीराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ करना चाहते हैं कि ये जो सारा मामला है वो क्या दर्शाता है, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश में कहा जाता था कि बड़ी उदार सरकार है, सख्त आदेश तो देते हैं लेकिन उसके अमल में वो थोड़े से लिबरल हो जाते हैं। अब ये जो सरकार है, मोहन यादव महाकाल की नगरी के हैं, ऐसा माना जाता है कि महाकाल का प्रसाद है उनके लिए मुख्यमंत्री का पद मिलना, और उनके जो तेवर हैं वो बताते हैं कि वो कुछ कर गुजरना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो स्थितियां हैं पहले दिन की, जो चुनिंदा आदेशों का हमने जिक्र किया है, चाहे वो एक पॉलिटिकल आदेश की बात करें, एक प्रशासनिक यानी लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, और इसके अलावा बहुत सारे आदेश हैं जिस पर बातचीत होगी, और जिन आदेशों पर अमल की दरकार है उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। मास्टर प्लान जैसे बहुप्रतीक्षित ऐसे मामले हैं जो एक तरह से राज्य के शहरों को संवारते हैं, उनका ब्यूटी पार्लर वाला काम करते हैं, मेकअप करते हैं। आपकी राय, एक्शन में सरकार, मोहन यादव जी ने कार्यभार संभाला और अब काम काज शुरू कर दिया है। देखिए राघवेंद्र जी, ये इनमें मैक्सिमम ऑर्डर तो जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकली है, लेकिन एक जो मैसेज जो देने की कोशिश की गई है वो यही है कि ध्वनि विस्तारक जो संयंत्र हैं उन पर लगाम लगाने की तैयारी है, और ये निश्चित तौर पर इंडिकेशन है हार्ड कोर हिंदुत्व का, जिस पर भाजपा का ये कोर इशू भी रहा है और जिस पर भाजपा आगे चलने वाली है। और आप ये देखिए कि पिछले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल, और अभी तो खैर इनका कार्यकाल शुरू नहीं हुआ, लेकिन उस दौर की यदि बातचीत की जाए तो 2-3 ऐसे पॉइंट्स थे जिन पर शिवराज जी थोड़े से बैक नज़र आते थे। और उसमें एक पॉइंट ये भी था कि प्रशासनिक व्यवस्था पर यह कहें कि अफसरशाही पर उनकी लगाम ढीली थी। वो अफसरों पर उतने ज़्यादा, जिसको अपन कह सकते हैं कि आक्रामक शब्द तो ज़्यादा वो हो जाएगा, लेकिन उस पर नियंत्रण उनका ज़्यादा तेज़ नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नए मुख्यमंत्री अब ये थोड़ा सा डिफरेंट बताने की कोशिश में लगे हैं, और ये बात सही है कि जो वो नहीं कर पाए थे वो इन्हें करना है। जैसे
बीजेपी का हार्डकोर हिंदुत्व एक मुख्य इशू था, लेकिन शिवराज जी उस मामले में थोड़े लिबरल थे। वो एक बीच का मार्ग तलाशने की उन्होंने रीति नीति बनाई। लेकिन मुझे लगता है कि अब चूंकि निज़ाम बदला है तो व्यवस्था भी बदलेगी और जो भाजपा के जो कोर इश्यूज़ हैं उसकी तरफ पार्टी लौटेगी, क्योंकि आपको बताने के लिए क्या होगा कि आप उनसे डिफरेंट है। क्योंकि ये हम सब ने देखा है कि शिवराज सिंह जी चौहान ने 18 साल के दौरान वास्तव में कितनी लंबी लाइन खींच दी है कि जब जब भी बात की जाएगी नए मुख्यमंत्री को लेकर तो पुराने मुख्यमंत्री से उनकी तुलना अवश्य की जाएगी, और जब तुलना की जाएगी तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हम उनसे इन मामलों में इतर हैं, उनसे इन मामलों में अलग हैं। तो ये इंडिकेशन मुझे ऐसा लगता है कि पहले ऑर्डर में स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि भाजपा अपने कोर इश्यूज़ के मुद्दे को ही आगे बढ़ाएगी। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि भाजपा के लिए, मोहन यादव के लिए ये कांटों भरा ताज है, चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि भाजपा में कई सारे पावर सेंटर्स हैं, संघ बहुत बड़ा पावर सेंटर है, संगठन पावर सेंटर है, और इन दोनों के बीच तालमेल बना के सरकार आपको चलानी है। तो ये मोहन यादव की कार्यकुशलता पर डिपेंड करेगा कि वो इस संतुलन को कैसे बना पाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे तलवार की धार पर चलना। बिल्कुल। दरअसल सबसे बड़ी बात, तो हम उस पर कभी और विस्तार से बात करेंगे, आर्थिक मुद्दा है। आर्थिक तंगहाली मध्य प्रदेश के लिए हर कदम पर रोड़े अटकाने वाली हुई, क्योंकि विकास कार्य बिना पैसे के होगा नहीं, और जो सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं वो बिना पैसे के आगे बढ़ेंगी नहीं। लेकिन जिनसे सरकार चर्चाओं में आ सकती है, विकास भले ही थोड़ा सा अभी साल भर 6 महीने पीछे भी होगा, तो जो काम है वो अभी खराब होते होते वक्त लगेगा। लेकिन रंजन जी, दरअसल आर्थिक स्थिति तो अपनी जगह है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो सरकारों को चर्चा में लाता है बहुत जल्दी। अगर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है तो फिर कितना भी विकास हो, सरकारें बदनाम हो जाती है। और अगर विकास की स्थिति थोड़ी सी कमजोर भी है और कानून व्यवस्था अगर ठीक है तो फिर सरकार को बचने बचाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। हमने देखा विधानसभा में सरकारों को अक्सर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा घिरना पड़ता है, उनको जवाब देना पड़ता है। अखबारों में, मीडिया में अक्सर अपराधों की घटनाएं सुर्खियां बनती है और वहीं से सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है। मैं एक उदाहरण दूंगा उत्तर प्रदेश का, कि वहां योगी आदित्यनाथ के सरकार में आने के बाद गुंडे बदमाशों पर जो नियंत्रण हुआ, एनकाउंटर हुआ, स्कूल कॉलेज के सामने शौदेबाजी कम हुई, और जो लड़कियों को छेड़ते थे, व्यापारियों को लूटते थे, जब उन पर शिकंजा कसा तो विकास भले ही थोड़ा सा वहां लेट आया, लेकिन वहां जो स्थितियां बनी कानून को लेकर, उससे काफी लोगों ने राहत महसूस की। आपकी राय? मोहन यादव एक्शन में है, रंजन जी लगता है आवाज उनसे, रंजन जी आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? गौरव जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ये जो सारे सवाल हैं जो जिनकी चर्चा हम लोग करते हैं, जनता भी करती है, वो कानून व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, गुंडे बदमाशों पर नियंत्रण, जो सरकार को एक बार सबसे ज्यादा बदनाम करते हैं, चाहे वो बलात्कार के मामले हो, लूट के हो, डकैती को, या आर्थिक क्राइम, इस पर उनका जो एक्शन होगा वो सरकार की छवि को चमकाएगा। आपकी राय इसमें? राघवन जी, अगर सही मायने में देखा जाए तो कानून व्यवस्था की स्थिति में एक बिगाड़ने वाला जो तत्व है, जो तेजी के साथ विकसित होता जा रहा है, वो है धर्म। धर्म में फुहड़ता के नाम पर सारी वो चीजें की जाती हैं, लाउड स्पीकर के बहाने या रैली, मंदिरों में भजनों के बहाने, या मस्जिदों में जो भी तकरीरों के बहाने, एक वातावरण ऐसा बनाने का प्रयास किया जाता है कि जो वहां के आपराधिक तत्व हैं वो ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के मुखिया बन के हमेशा से अपनी इमेज को बिल्ड करते हैं, और जो स्थानीय नेता हैं उनका सहयोग लेकर वो वहां पर अपनी गुंडागर्दी करते रहते हैं। ऐसी गुंडागर्दी पर रोक लगाने के लिहाज से ये डिसीजन एक बेहतर डिसीजन साबित हो सकता है, लेकिन वह भी तब जब आप माथा देखकर तिलक वाली पद्धति को ना अपनाए। अगर प्रशासन ने एक वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया और दूसरे वर्ग को छोड़ दिया, तो जिस भावना के साथ ये आदेश निकाला गया है, उस भावना से मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होगा। कानून व्यवस्था में लेकिन असल में गौरव जी, बीजेपी के अपने रोल मॉडल होते हैं, कांग्रेस के अपने होते हैं, कम्युनिस्टों के अपने होते हैं। भाजपा सरकारों के रोल मॉडल में अभी तो योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री के लोग चर्चा करते हैं, और उसके बाद असम के हेमंत जी की। अगर इनको फॉलो करने की बात होगी तो वो जो उन्होंने मंदिर मस्जिदों में
योगी आदित्यनाथ ने जो नियंत्रण किया, जो गुंडे बदमाशों के खिलाफ एनकाउंटर हुए हैं, या तो वो सलाखों के पीछे रहे या फिर वो यमराज के पास चले गए, इससे वहाँ की कानून व्यवस्था के भीतर जो एक कानून का खौफ पैदा हुआ है और सरकार का जो इकबाल बुलंद हुआ है, उसकी स्थिति की लोग जरूर तुलना भी करेंगे और उसकी नकल भी करेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना आपसे कि आप बड़ी बड़ी तादाद में पूरे प्रदेश की हालात ये है, पूरे देश में आज ये हालात हैं कि असामाजिक तत्व हैं, वो धार्मिक कार्यक्रमों के बहाने अपनी छवि सामाजिक बनाने का काम करते हैं और राजनीति के लोगों से, राजनीतिज्ञों से अपना संरक्षण प्राप्त करके वो अपने अपराधों पर पर्दा डलवाने का काम करते हैं। कम से कम इस बहाने अगर इस चीज की बात करें, जो डिसीजन आज किया है, सबसे पहला डिसीजन, वो मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये डिसीजन किसी भी स्टेट ने लागू नहीं किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में तो लागू हो गया है। उत्तर प्रदेश में तो युवा, मैं रंजन जी से पूछ लेता हूँ आपकी बात से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं और हमारे सवाल का क्या उत्तर देते हैं। रंजन जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? रंजन जी से संपर्क फिर हमारा टूट गया है। योगीराज जी, जब तक आपसे ये सवाल है कि ये जो स्थितियां हैं वो, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था के मामले में सरकार ने ठीक से कदम उठाया तो वो जन चर्चा का विषय तुरंत बनता है। अगर गुंडे बदमाश नियंत्रण में आते हैं तो फिर पान की दुकान से लेकर चाय के ठेले से लेकर नाई की दुकान और किराने या व्यापारियों के बीच में उसकी चर्चा होती है। योगीराज जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आम आदमी इन अपराधियों से बहुत प्रताड़ित रहता है और ये हम सब देखते हैं कि ये जो अपराधी तत्व जो रहते हैं, अपराधी किस्म के जो लोग रहते हैं जी, उनके कनेक्शन इन राजनीतिक दलों से बहुत नज़दीक रहते हैं और इसी वजह से इनके अपराधों पर लगाम नहीं लग पाती, क्योंकि इनको किसी न किसी का। हमारा संपर्क जुड़ गया है रंजन जी से। रंजन जी, हमारी बात सुन पा रहे हैं? रंजन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए योगीराज जी अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा था कि इन अपराधियों को संरक्षण रहता है राजनेताओं का और इसलिए इनके अपराधों पर लगाम नहीं लग पाती। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है समाज में, क्योंकि हमने देखा कई बार कई सीधे लोग, कई ईमानदार लोग इन अपराधियों के चंगुल में फंस जाते हैं जी, और वो प्रताड़ित होते रहते हैं, वो शिकायत करते हैं, लेकिन उन शिकायतों की सुनवाई होती नहीं है जी। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा यदि इस दिशा में मोहन यादव आगे बढ़ते हैं जी, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यदि मध्य प्रदेश में सुधरती है, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि शिवराज जी के 2-3 जो माइनस पॉइंट थे उसमें एक ये भी था, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं था, प्रशासन पर उनकी पकड़ ठीक नहीं थी, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं था और हार्डकोर हिंदुत्व के मामले में थोड़े सॉफ्ट थे जी। ये चारों इश्यूज मोहन यादव बढ़ाने की तैयारी में है और पहले दिन के ऑर्डर से लगता भी है कि ये उसी दिशा में आगे जाएंगे, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा देखना होगा कि इसको ये लागू कैसे करते हैं। चलिए रंजन जी से अगर हमारा संपर्क होता है उनसे पूछते हैं। रंजन जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्ते राघव जी, आपकी आवाज आ रही है? चलिए, बहुत मुश्किल से बार आपका संपर्क हो पाया। आपका चेहरा तो दिख रहा था लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। सवाल है कि सरकार तो एक्शन में है, आदेश भी जारी होगा, लेकिन अगर उन पर अमल नहीं हुआ तो आदेश तो बहुत सारे निकलते हैं। आपकी राय, कानून व्यवस्था को लेकर जो स्थिति कंट्रोल किया था योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में, और जिस ढंग की स्थिति हेमंत बिस्वा शर्मा असम में करते हैं और बातचीत करते हैं, उसको लेकर लोग मोहन यादव की जरूर उनसे तुलना करेंगे कि एक भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, एक असम और एक मध्य प्रदेश, कानून अपनी जगह है, आदेश भी निकल रहे हैं। अगर उन पर अमल हुआ तो मोहन यादव बहुत जल्द जनता के हीरो बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने छात्रों के लिए भी आदेश जारी किए हैं। छात्रों को उन्होंने कहा है कि जो उनकी मार्कशीट होती है उसके लिए वो डी लॉकर जो की स्थिति है उसकी भी तैयारी करेंगे, डिजी लॉकर की। स्टूडेंट की डिग्री और मार्कशीट के लिए उन्होंने ये व्यवस्था की है। शिक्षा नीति में जो सरकार ने बदलाव किया, केंद्र सरकार ने, उस पर लागू करने की बात हुई है। और पीएम के नाम पर भी उन्होंने शुरू किया कि एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज भी अब मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे, ये उन्होंने कहा है। आपकी राय? आदेश तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ चीजों पर हम बात करना चाहते हैं। राघवन जी, अगर देखा जाए इसमें 2-3 चीज निकलता है जी। एक तो है कि जो लाउड स्पीकर है उसने खुद ही सीएम ने बोला कि आदेश तो पहले से है सुप्रीम कोर्ट का भी, हमें इसे लागू करवाना है। साथ में एक चीज बड़ा कंफ्यूजिंग है, उनका बोलना था कि कुछ अगर परमिशन मिलता है तो फिर वो लागू कर सकेंगे,
नहीं तो हम नहीं चाहेंगे ऐसे कुछ हो। तो बड़ा सा कन्फ्यूजन है कि किस चीज के लिए वो कहना चाहते हैं, लाउड स्पीकर कहाँ पे यूज हो, कहाँ पे नहीं हो, इस चीज को समझना बाकी है। हो सकता है देखिए जो पृष्ठभूमि है उनके सीएम बनने की यह है कि उसको एक हिंदुत्व लीडर के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो हो सकता है कि खास जगह के लिए लाउड स्पीकर के लिए बात कर रहे हो, लेकिन अगर खास जगह के लिए बात करेंगे तो जाहिर डिस्क्रिमिनेशन वाली बात आएगी। वो भी देखना बाकी, क्लियर होना बाकी क्या करना है। दूसरा जो आपने नहीं वो खास जगह का अपन उल्लेख कर देते हैं। मस्जिदों की बात होगी कि मस्जिदों में जो सुबह अजान होती है और मंदिरों की जो कई बार 24 घंटे की अखंड रामायण और आरती होती है, उन पर बंदिशों की बात होगी जी। अगर हमें एक खास डेसिबल से ऊंचा आवाज नहीं चाहिए तो शादी ब्याह में भी लागू होगा, एग्जाम के समय भी लागू होगा जी, मंदिर पे भी लागू होगा, हर जगह लागू होगा। तो क्या सरकार इस स्थिति में है कि खास जगह को प्रतिबंधित कर पाए और दूसरी जगह ना कर पाए? जी, अगर एक साइंटिफिक चीज को लेकर चलते हैं कि ठीक है, एक डेसिबल के ऊपर कोई आवाज आती है तो जनता को परेशानी होती है, पॉल्यूशन बढ़ता है, तो हर जगह लागू करना चाहिए और उन्होंने मंशा स्पष्ट की है। लेकिन आपने जो बात कही बिल्कुल सही बात है कि क्या योगी आदित्यनाथ की तरह, हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह, चूंकि पहली कैबिनेट मीटिंग थी उन्होंने मंशा तो जाहिर की, लेकिन कितने कड़ाई से उसका पालन करवा पाएंगे यह देखना बाकी है। इससे आगे की उनकी छवि पे ये बात निर्भर करेगा। दूसरा जो उन्होंने एक्सीलेंस कॉलेज की बात की, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की, मुझे लगता है कि उन्होंने युवाओं के रोजगार की दिशा में एक कदम बढ़ाया है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। अगर सरकार रोजगार के बारे में सोच रही है, बहुत बड़ा संकट रोजगार के बारे में है, तो अगर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में एक है, कहीं से भी वो युवाओं को रोजगार दे पाती है, उनको स्किल बना पाती है, तो भले छोटा कदम सही, मुझे लगता है सरकार एक सही दिशा में जा रही है। बिल्कुल। लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि अगर आप कुछ भी तुरंत ना कर पाए, सिर्फ पुलिस अभियान शुरू कर दे गुंडों को धरपकड़ का, जिन गुंडों ने गोलियां चलाई है उनको पकड़ने का, जैसे भोपाल का मैं एक जिक्र करूंगा कि अभी कल की बात है, कल या परसों 3 बदमाशों ने एक व्यापारी को मारा था, उस पर गोली चलाई थी और बाद में वो इंस्टाग्राम पर फोटो डाला था कि जिंदगी तो क्या मौत का सफर है, जब तक जिंदगी है मजे लो। बाद में पुलिस ने उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया क्योंकि वो बंदूक और पिस्तौल के साथ अपना इंस्टाग्राम पर फरारी के दौरान फोटो डाल रहा था। अगर गुंडे बदमाशों पर स्कूल कॉलेज के सामने जो लड़कियों के स्कूल है वहां गुंडे बदमाश नियंत्रित हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी का लव जिहाद भी एक बड़ा मुद्दा है। और गुंडे बदमाशों पर अगर एनकाउंटर की स्थिति हो, या तो वो सलाखों के पीछे हो या फिर वो यमराज के पास हो, ऐसी चीजें उन्होंने कर दी। क्योंकि वो जहां से आते हैं रंजन जी, वो इलाका मालवा के उज्जैन का है जो सिम का गढ़ रहा है। खंडवा खरगोन की बात करें, ये सब आतंकवाद के वो इलाके हैं मध्य प्रदेश में जो पूरे देश में बदनाम है। तो अगर उन्होंने गुंडे बदमाशों पर भी कानून का शिकंजा कसा तो उनकी छवि एक कठोर प्रशासक की, कठोर मुख्यमंत्री की होगी। मैं आपसे पूछूंगा इस बारे में सवाल। अभी मैं गौरव जी के पास जा रहा हूं। गौरव जी, इंदौर भी एक तरह से ड्रग्स की नगरी हो गया है। मध्य प्रदेश की बात करें, उड़ता पंजाब कभी हुआ करता था, कभी अब उड़ता इंदौर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ अपराध बढ़ रहे हैं, लोग नशा करते हैं, देर रात नशे में गाड़ी चलाते हैं, कुचल देते हैं, झगड़ा करते हैं, चाकू मार के हत्या कर देते हैं। तो ये बहुत सारी स्थितियां हैं महानगरों की, भोपाल भी उसमें शामिल है। और आपकी राय कि अगर अभी एकदम से मोहन यादव जी कुछ ना कर पाए, पुलिस को सख्त कर दें और नगर निगम या नगर पालिकाओं में सिटीजन चार्टर जो होता है उसके हिसाब से अमल हो जाए आम जनता के आवेदनों पर, तो फिर उनकी जय जयकार हो सकती है बहुत जल्द। राघवेंद्र जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आज उनका पहला दिन था, तो पहला आदेश जो है जी, उसे भी हम इस नजरिए से देखें, क्योंकि धर्म की आड़ लेकर असामाजिक तत्व अपना आतंक फैलाते हैं, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये एक उस दिशा का कदम माना जाना चाहिए। और पूरे मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत में आज अगर हम कल्चरल चेंज की बात करें तो बहुत बड़ा चेंज आया है। बाहर के स्टूडेंट्स जो पढ़ने जा रहे हैं शहर से दूसरे शहर में, उनके कारण कई सारी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, जिसके कारण ड्रग्स जैसी या अल्कोहलिक प्रवृत्ति है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। उस पर अंकुश लगाने के लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि तत्काल कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस को निर्देश दिए जाना चाहिए। लेकिन ये तभी होता है जब इस तरह किसी चीज पे काम किया जाए। अगर आज इस धार्मिक लाउड स्पीकर के प्रतिबंध की बात, तो ये सिर्फ धार्मिक
पिस्तल की बात नहीं है। जी ये बात है जैसे जुलूस, धार्मिक जुलूस निकल रहा है, धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तेज हो जाते हैं, उससे बच्चों की पढ़ाई पे भी नुकसान होता है, बाकी चीजों पर भी दिक्कत आती है। तो वर्तमान परिस्थिति में 3 महीने बाद कई बच्चों की परीक्षाएं हैं। ऐसी परिस्थिति में ये आदेश अगर तत्काल प्रभाव से लागू हो रहा है तो उन बच्चों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और वो एक युवाओं को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो बिल्कुल सकता है। गौरव जी, दरअसल हम आदेश की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हमारा जोर इस बात पर है कि आदेश पर अमल जितनी सख्ती से होगा तब वो आदेश फलीभूत होगा। आदेश तो हर सरकार अच्छा देती है, हर अधिकारी अच्छी बातें करता है, लेकिन अगर उसके आदेश पर अमल नहीं हुआ तो फिर वो आदेश जो है वो कागज के टुकड़े से ज़्यादा कुछ नहीं होता और उसे लोग रद्दी में स्थान देते हैं। हमारा फोकस इस बात पर है कि मुख्यमंत्री से आप जादू की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन इस बात पर जादू जरूर हो सकता है कि कल से मध्य प्रदेश के उन शहरों में तलाशी अभियान चले जहां ड्रग्स की सप्लाई होती है। इंदौर को लोग मिनी मुंबई कहते हैं। वहां की हम बात करें, आपको याद होगा कि नरसिंहपुर वो जिला है जिसे उड़ता पंजाब कहा गया था, और खुद जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे तो वहां गए थे। वहां गांजे की जिस तरह से चरस की जो शिकायतें मिली थी, तो मध्य प्रदेश में इस तरह का ड्रग्स का जो मामला है वो खतरनाक स्थिति में जा रहा है। अगर मोहन यादव जी ने इसी को मुद्दा बनाया तो इस मुद्दे पर वो पूरे देश में जाने जा सकते हैं, बशर्ते कि इसमें वो काम करें, क्योंकि इसमें खर्च नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इसमें किसी बजट की जरूरत है, सिर्फ पुलिस को निर्देश की जरूरत है और सख्ती के साथ। मैं सिर्फ एक बात इसमें जोड़ूंगा बहुत संक्षेप में। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि मैंने अधिकारियों से कहा कि 24 घंटे के अंदर जो अवैध स्लाटर हाउस है, जो बूचड़ खाने, वो बंद होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने मुझसे कहा कि ये तो संभव नहीं हो पाएगा कि 24 घंटे में बंद हो जाए। तब मैंने उनसे कहा था कि फिर आप अपना बोरिया बिस्तर बांध दीजिए। बाद में उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि फिर उत्तर प्रदेश में उनके कहने के बाद वो अवैध बूचड़ खाने जो चल रहे थे वो बंद हुए। ये उनके सख्त निर्देश का मामला था। इसके बाद तो ऐसी कई मिसालें हैं कि उन्होंने कहा कि जैसे अतीक अहमद का जो मामला था, वहाँ गुंडे जिसने हत्या की थी उनके परिवार के लोगों ने, तब उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हम अतीक अहमद को मिट्टी में मिला देंगे, और हमने देखा कि वो घटनाएं कुछ भी हुई लेकिन अतीक अहमद का साम्राज्य खत्म हो गया। तो इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो वो मिसाल बनती है। घटना यूपी की है, लेकिन आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसकी चर्चा कर रहे हैं। इस पूरे मामले में सरकार की गांठ से कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है, कोई करोड़ों रुपए का बजट नहीं गया, सिर्फ निर्देश और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, ये महत्वपूर्ण है जिस पर हमारा पूरा फोकस है। अंतिम दौर की बातचीत में मैं जरूर आपसे इस मुद्दे पर भी राय चाहूंगा कि सरकार में मोहन यादव जी का कितना दृढ़ इच्छा शक्ति नजर आ रही है, कम से कम कानून व्यवस्था के मामले में। योगीराज जी, आपकी राय? नहीं राघवन जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कानून व्यवस्था यदि दुरुस्त हो जाए तो सब कुछ दुरुस्त हो जाता है, क्योंकि और कुछ शहर तो इतने संवेदनशील होते हैं, जैसे भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जो बड़े मध्य प्रदेश के शहर हैं, उनमें सबसे ज़्यादा लोग इन आपराधिक तत्वों से परेशान है। बिल्कुल। और नशाखोरी, इससे युवा वर्ग पूरा परेशान है। यदि इन 2-4 चीज़ों पर नियंत्रण लग जाए तो एक डिफरेंट वे भी दिखाई देगा इनका, और ये आज के समय की आवश्यकता भी है। बिल्कुल। रंजन जी, दरअसल कानून व्यवस्था को लेकर इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ मध्य प्रदेश भोपाल जो एक शहर अपना राजधानी है, थाने के पास में बांग्लादेश के आतंकवादी 3 साल से काम कर रहे थे, स्लीपर सेल बना रहे थे, तो थाने के बगल में वो काम चल रहा था। दिल्ली से इनपुट मिलता है, तब उस पर दिल्ली की पुलिस आके कार्रवाई करती है, NIA वाले, लेकिन लोकल पुलिस को पता नहीं होता। तो पुलिस प्रशासन में सख्ती की जरूरत है और लोगों के लिए काम बेहतर तरीके से हो पाए। सिटीजन चार्टर को गीता, रामायण और कुरान और बाइबल मानकर उस पर अमल कराने की जरूरत है। अगर ये कर पाए तो हमें लगता है कि एक मोहन यादव के कामकाज की अच्छी शुरुआत होगी। आपकी छोटी सी राय? राघवन जी, छोटी सी राय मैं ही बता पाऊंगा कि मेरा रिक्वेस्ट आपसे है जी, पुलिसिंग पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, ड्रग एडिक्शन पे, पोर्नोग्राफी पर, रेप पर, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीरीज चला सकते हैं और चलाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन दूसरी बातें हैं उससे जुड़ा हुआ, पुलिस का प्रशासन, पुलिस और प्रशासन का प्रणाली अपनी जगह पे है, लेकिन एक शासन का रसूख होता है, जिस रसूख का जिक्र बार बार किया है। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, अपनी जगह पर हैं, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन शासन का रसूख जो होता है, अगर रसूख सड़कों पर दिखाई पड़ जाए तो बहुत सी समस्याएं अपने आप बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, मेरी छोटी सी राय यही है। जी, गौरव जी, आपकी इसमें क्या राय है? पहले पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए जो माफियागिरी डेवलप हो रही है, जिसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल है, राजनीतिक और अपराधी भी शामिल है, जी जी,
उसको लेकर के कार्य योजना बनाना होगी और उसके बाद करना होगा। जरूरी नहीं कि जो भोपाल में हो, भोपाल में कुछ अलग तरीके से समस्या है, उज्जैन में कुछ अलग तरीके की समस्या है, मंदसौर नीमच में अलग तरीके की समस्या, तो उनको लेकर के पैकेज वाइज कार्य योजना बनाना होगी और उस पर तेजी के साथ काम करना होगा और राजनीतिक संरक्षण से मुक्त होकर करना होगा, चाहे वो अपराधियों को हो चाहे अधिकारियों को। बिल्कुल कह सकते हैं कि आज तो सरकार का पहला दिन था, मोहन यादव जी एक्शन में नजर आए, हमारी उनको फिर दोबारा शुभकामनाएं। पहले शुभकामना थी जब उनको वो चुने गए थे, आज उन्होंने कामकाज संभाला है। शुभकामना ये कि जिन कामों में पैसे खर्च नहीं होते, जहां सरकार की इच्छा शक्ति की जरूरत है, वहां इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके जनता को राहत दें, कानून व्यवस्था मजबूत करें और इसमें फिर कोई धर्म और जाति को ना देखें और डंडा उनका सख्ती से चले। भले इसके लिए एनकाउंटर करने पड़े तो वो भी किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। इस चर्चा को हम ये रोक रहे हैं, एक्शन में सरकार है और लगता है सरकार का एक्शन चलता रहेगा। तीनों मेहमानों का धन्यवाद, गौरव जी आपका भी, रंजन जी आपका बहुत साधुवाद और युगराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।